नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हो चुका है। धमाकों के मुख्य आरोपी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद के जिला कोर्ट में यह फैसला सामने आया। साल 2006 का ये मामला है जब वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग हुई थी। संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर ब्लास्ट भी हुआ था। मामले में 16 साल बाद फैसला आया है, न्याय की जीत हुई। 2006 का ये पूरा मामला, वलीउल्लाह को दोषी अब से कुछ ही दिनों पहले पाया गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि 6 जून यानी कि आज फैसला सामने आ जाएगा और फैसला सभी के सामने है। वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन ये फैसला अभी अंतिम नहीं, क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायालय का ये फैसला है। धमाकों का मुख्य आरोपी है वलीउल्लाह। अभी अपनी तमाम याचिकाओं को वो अग्रिम कोर्टों में दाखिल कर सकता है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। साल 2006 जब ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फांसी की सजा सुनाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हैदर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता है हैदर। हैदर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? इस फैसले का सभी को इंतजार था और आखिरकार फैसला सामने है, फांसी की सजा वलीउल्लाह को। जी बिल्कुल, अगर पूजा बात की जाए तो जहां जिस आपदा के अंदर, इस घटना स्थल के अंदर जो लोग मारे गए थे, आज उनको इंसाफ मिला है, क्योंकि वलीउल्लाह को आज फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो एक केस में उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई है, बाकी 2 केसों में भी सुनवाई चल रही है। वलीउल्लाह की अगर बात की जाए तो ये जिला जज हैं जितेंद्र कुमार सिन्हा, इन्होंने इनकी पीठ ने फैसला सुनाया है और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आज खुशी का माहौल है जो इसमें घायल हुए थे या जो इन्हें मारे गए थे। वलीउल्लाह की अगर बात की जाए तो वो लाख कितनी कोशिश करने बचने क्योंकि उसने इतना बड़ा घटनाक्रम किया था, उसके साथ पाकिस्तान से जुड़े थे। इसको लेकर ही गाजियाबाद की अगर कोर्ट की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम पुलिस के द्वारा सुबह से किए गए थे और यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद थी, जो चप्पे चप्पे पर निगाह रख रही है और लगातार यहाँ जैमर भी लगाया गया है ताकि और कोई मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, यहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और उसके साथ साथ भी अगर बात की जाए बिल्कुल बेहद हृदय विदारक वो घटना थी जिसमें वलीउल्लाह को आखिरकार फांसी की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि 6 मामलात दर्ज थे वलीउल्लाह पर, जिसमें 2 में बरी कर दिया गया था वलीउल्लाह, जबकि 4 मामलों में आरोप तय हो चुके थे। एक में आजीवन कारावास की सजा हुई है, एक में फांसी की, और 2 केसेस की सुनवाई अभी भी चल रही है, जैसा कि हैदर अली ने बताया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। कानपुर हिंसा को लेकर के पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। पुलिस में 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी किया है। यूपी पुलिस ने मोबाइल नंबर भी जारी किए। मोबाइल नंबर 9454403715। इस पर आप जानकारी दे सकते हैं। अगर आप किसी को पहचानते हैं तो सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, ये पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है। हिंसा मामलात में अब तक 38 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 40 बताए जा रहे थे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 40 लोगों के चेहरे सरकारी दस्तावेजों में अब दर्ज हो चुके हैं और इनके लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक ये घटना, जिसपे हो सकता है कि इनमें से कईयों को पछतावा भी होगा। आशीष हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, क्या कुछ अपडेट? पोस्टर जारी हो चुका है पुलिस की तरफ से, तो वहीं एक नंबर भी जारी हुआ है। नंबर में साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का कहना कि जानकारी दीजिए, पहचान गुप्त रहेगी। जी पूजा जी, देखिए मैं बता दूं आपसे कि जो बीते दिनों जो बंदी को लेकर के जो भी बवाल हुआ है, उसमें अब तक पुलिस ने छापेमारी करके और 40 लोगों के पोस्टर बनवाए गए हैं, जो कि उसी इलाके में पोस्टर चस्पा किए जाएंगे जिस इलाके के ये वांटेड लोग हैं, जहाँ पर जो हंगामा हुआ है उसी पूरे क्षेत्र में सारे पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस ने एक क्यूजी नंबर भी जारी किया है, जिसके जरिए जो भी ये जितने पोस्टर में फोटोज हैं उनको देख करके उस नंबर पे आप सूचना दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और उनका नाम जो बताया जाएगा, जो भी बताएगा उनकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आशीष हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से एक मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया है। इस मोबाइल नंबर पर अगर आपको इस पोस्टर से जुड़े किसी भी चेहरे की तस्दीक है या आपके
जानकारी में है, आपको मामलात है तो आप तमाम जानकारी साझा कर सकते हैं पुलिस विभाग के साथ में। पुलिस विभाग आपकी पहचान को गुप्त रखने का काम भी करेगी। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 सीटों पर 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। लड़ाई बिल्कुल आर पार की। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ की, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी ने अपने तरकश से पुराना तीर निकाला है। एक बार फिर भोजपुर सिने स्टार दिनेश लाल निरहुआ को आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। दोनों ही प्रत्याशियों में नामांकन के दौरान ही कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। धर्मेंद्र यादव के साथ समर्थकों के अलावा गोपालपुर विधायक नफीस सहमत और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव मौजूद थे। तो वही दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नामांकन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई भाजपा नेता दिग्गज मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया था। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल निरहुआ ने नामांकन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव ने भी नामांकन दर्ज किया है। तो रामपुर और आजमगढ़ दोनों में ही जंग देखने को मिल रही है। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में भी टसल है। टसल किसके बीच में? भाजपा और सपा के बीच में। रामपुर से पहले कहा जा रहा था कि तंजीम फातिमा नामांकन दाखिल करेंगे, हालांकि उन्होंने लोकसभा उपचुनावों के लिए पर्चा भी खरीद लिया था, लेकिन एंड वक्त पर नामांकन खत्म होने के 1 घंटे पहले आजम खान सपा कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर वो आसिम रजा के नाम का ऐलान कर देते हैं। हालांकि आसिम रजा के नाम को लेकर के बताया जा रहा है कि वो आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। खास लोगों में से एक है तंजीम फातिमा, आजम खान की खुद पत्नी है। कहा जा रहा था कि वो नामांकन दर्ज करेंगे, लेकिन उन्होंने नामांकन दर्ज नहीं किया। जबकि अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा गया है। घनश्याम सिंह लोधी की जगह पे पहले एक बार मुख्तार अब्बास नकवी इसी रण से ताल ठोक चुके हैं और चुनाव वो जीते भी थे। हालांकि इस बार उन्होंने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मुख्तार अब्बास नकवी हालांकि नामांकन के दौरान घनश्याम सिंह लोधी के साथ मौजूद जरूर नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से सीटें मात्र 2 हों भले, लेकिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं है भाजपा और सपा दोनों के लिए ही। ऐसे में लोगों के सामने भी चुनौती होगी और दोनों ही दलों के सामने भी चुनौती होगी। सपा चाहती है कि दोनों गढ़ चुकी सपा के हैं तो वो उन्हें सुरक्षित रखे, अपने हाथ में ही रखे। तो वहीं भाजपा के सामने ये कोशिश होगी कि वो जनता के हाथों में साइकिल का हैंडल छोड़ करके कमल थमा सके। तो आखिर किदवई जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? भले ही 2 सीटों की टसल है, लेकिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं, फिर चाहे वो भाजपा हो या सपा, दोनों के लिए ही। हाँ, देखिए ये उपचुनाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेमीफाइनल की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि अब 2 साल बचे हैं लोकसभा के चुनाव में और ये दोनों अहम सीटें हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और बड़े चेहरे यहाँ से उन्होंने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी और विधानसभा पहुंचे हैं। एक आजम खान है और एक अखिलेश यादव हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि ऐसी जगहों पर भी वो मजबूती बना सके जो अखिलेश यादव का गढ़ कहला रहा हो, जो आजम खान का गढ़ कहला रहा हो। तो फिलहाल लेकिन लड़ाई की बात की जाए तो जो मैदान में प्रत्याशी आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो बहुत मजबूत दावेदार नजर नहीं आते, क्योंकि जो दिनेश लाल निरहुआ है वो पहले भी अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़े, बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे और लगातार अखिलेश यादव को वो अपना बड़ा भाई भी कह रहे हैं। अभी भी जिस चुनाव में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई हैं और उन्होंने सीट छोड़ी है। दूसरी तरफ आजम खान के करीबी रहे हैं घनश्याम लोधी, वो अभी 2022 के पहले चुनाव के पहले तक वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे और 2022 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में उन पर दांव लगाया। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लैब से नेताओं का वहां पर बहुत बड़े चेहरे उनके पास नहीं है। आजमगढ़ में रमाकांत यादव जरूर थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में आ गए। उनके बेटे अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक जरूर हैं। ऐसे में जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने बड़ा दांव खेला है, क्योंकि जो धर्मेंद्र यादव हैं उनको मैदान में उतारा और ये कहा जा रहा था कि जो भी कोई
प्रत्याशी होगा आजमगढ़ से, अगर वो अखिलेश के परिवार से होगा तो ही लड़ाई मजबूत है। अगर वो बाहर से कोई आता है तो उसके जीतने के चांसेस उतने घट जाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र यादव उनके परिवार का हिस्सा है, उनके बड़े जो पापा हैं उनके बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, और बहुत सम्मान करते हैं अखिलेश यादव का। और वहां पर जो उनके जाने के बाद एक थोड़ी सी लड़ाई में समाजवादी जरूर मजबूत नजर आ रही है। आजम खान ने बड़ा दांव जरूर चला है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे वो ये थे कि उनकी पत्नी या उनकी जो बहू है वो चुनाव प्रत्याशी होंगी। लेकिन इस बार उन्होंने पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं आसिम रजा, उन पर दांव खेला है। और कहीं ना कहीं अब जो पारंपरिक सीटें हैं उन पर जो नए चेहरे आ रहे हैं वो उनके ये थोड़ी सी चुनौती भले जरूर है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन अगर जीत दर्ज होती है तो लोकसभा के जो 2024 के चुनाव होने हैं वहां पर भी परिणाम कुछ बदले जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तौकीर ने आपको तमाम जानकारी दी, हमने आपको तमाम जानकारी दी, हमने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से बीजेपी हो या कौम सपा, दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई के जैसी है ये उपचुनाव की जंग। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधान भवन में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित करते नजर आए। इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर किया गया था। सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त सदन को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन वैमनस्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानमंडल लोकतंत्र का मंदिर है और आप जनता के भाग्य विधाता भी हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने भी सदन में राष्ट्रपति के सम्मान में अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जारी किया है रिजल्ट। बड़ी खबर, अहम जानकारी। जनता टीवी पर रिजल्ट 10वीं और 12वीं के सामने आ चुके हैं। कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 77.74% टॉपर्स को शिक्षा मंत्री ने बधाई भी दी है। धन सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसी दौरान उन्होंने रिजल्ट घोषित किए हैं। शाम को 4 बजे का समय पहले से ही सुनिश्चित था कि रिजल्ट सामने आ जाएंगे और वैसा ही हुआ। शाम को 4 बजे रिजल्ट घोषित हो गए हैं। धन सिंह रावत जो कि शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने रिजल्ट घोषित किया और साथ में 77.74% बच्चे जिन्होंने 10वीं में क्वालिफाई किया है उनको बधाई देते हुए नजर आए हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? रिजल्ट का इंतजार सभी को था और 10वीं और 12वीं दोनों के ही रिजल्ट सामने आ चुके हैं, ऐसे में बच्चों में कितना उत्साह? बिल्कुल, अगर छात्रों की बात की, जो छात्र काफी उत्साहित है, रिजल्ट उनके डिक्लेयर हो चुके हैं और जिस तरह से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने रामनगर से परीक्षा परिणामों की घोषणा की है और खुद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत वहां पर मौजूद थे, तो तमाम जो उत्सुकता थी एक छात्रों के बीच में कि वो कैसे अपना पेपर क्वालिफाई करेंगे। कोविड काल के बाद जो तमाम गैप था उसके बाद ये परीक्षाएं हुई थी और उसके बाद अब ये परीक्षा परिणाम जारी हुए। तो 10वीं की अगर बात की जाए तो 77% से ज्यादा छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा परिणाम के तहत अपनी जो रिजल्ट आए हैं वो सामने आए हैं। और अगर 12वीं की बात की जाए तो 12वीं में भी अच्छे बेहतर अंकों से यहाँ पर छात्रों ने के परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो शिक्षा विभाग की तैयारी थी परीक्षा परिणामों को लेकर, और 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किए गए हैं। 4 बजे का समय रखा गया था और 4:15 बजे के लगभग ये रिजल्ट जो है वो जारी किए गए हैं रामनगर से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 77.74% 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बच्चे उत्तीर्ण हुए, जिनकी सफलता पर उनको शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बधाई भी दी है। यमुना घाटी में यात्रियों की बस खाई में गिरने से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई। बस करीबन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार यात्री जिला पन्ना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के हिसाब से बस में 30 लोग सवार थे। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून पहुंचे।
सीएम शिवराज सिंह ने हादसे में घायल तीर्थयात्रियों से बातचीत करी। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए हालात और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी भी हासिल की है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल से हल्द्वानी में शुरू होगी। कार्य समिति 2 दिन तक चलने वाली है। 7 जून यानी कि कल शाम को 4 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम, संगठन की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। 8 जून को प्रदेश कार्य समिति का दूसरा दिन होगा। इस दौरान कार्य समिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उत्तराखंड के सभी 5 सांसद और विधायक मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति में 300 से ज्यादा पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 7 और 8 जून को हल्द्वानी में संपन्न होने जा रही है। 7 तारीख को प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी, जो सायंकाल 4 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि भोजन तक चलेगी और अगले दिन प्रातः 8:30 बजे जलपान से प्रारंभ होकर सायंकाल लगभग 4 बजे तक प्रदेश की कार्य समिति संपन्न होगी। भारतीय जनता पार्टी में ये समय समय पर हम कार्य समितियाँ करते रहते हैं। पदाधिकारी बैठक में सामान्यतः चूँकि कार्य समिति हमारे ऐसे समय पर हो रही है जब हमने एक तरफ उत्तराखंड के जनरल चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, 2/3 बहुमत दे करके दोबारा किसी की सरकार बनाई है। विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने समीक्षा बैठक करी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 14 जून से आहूत उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने की जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई। तो वहीं बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि सत्र के आयोजन को लेकर तैयारी पूरी है। बैठक में सबसे पहले बस हादसे के दिवंगत यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। विधानसभा सत्र देहरादून में बजट सत्र जो है वो 14 जून से शुरू होने जा रहा है और जैसे परंपरा है उत्तराखंड की कि हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक सुरक्षा बैठक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं कि डामटा में बहुत ही दुखद घटना हुई है जहां हमने 26 जो हमारे यात्री थे वो खोए हैं। तो शुरुआत हमने मौन रखकर की और उसके बाद फिर हमने अपनी बैठक शुरू की। उसमें जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे प्रशासन के और उत्तरकाशी में हुए बस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने दुख जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं होने से हमारा सर शर्म से झुक रहा है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यशपाल आर्या ने सरकार और परिवहन व्यवस्था दोनों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। देखिए, उत्तरकाशी में डामटा के पास जो बस दुर्घटना हुई है वो सभी मध्य प्रदेश के भक्तजन थे, श्रद्धालु थे, यात्री थे और उसमें 26 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और उनका पूरा अमला, अधिकारीगण वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये प्रश्न चिन्ह भी है, सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं, हमारी सड़कें कैसी हैं, हमारी संचालन व्यवस्था कैसी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।